नमस्कार। आज हम एक काफ़ी उलझे हुए मामले पर बात करेंगे। ये जुड़ा है 2018 की उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती से। हाँ, नमस्कार। हमारे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम दस्तावेज हैं। बिल्कुल। और इनके ज़रिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ज़िला आवंटन का मुद्दा था, ये कैसे इतना बड़ा विवाद बन गया और फिर अदालतों ने क्या रोल निभाया इसमें। सही बात है। हाँ बिल्कुल। और ख़ास तौर पर इसमें जो ज़िला आवंटन को लेकर कानूनी लड़ाई चली, वो काफ़ी उलझी हुई थी। सही कहा। हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसले भी हैं इस पर। तो कोशिश रहेगी कि आज इस पूरे मामले के जो खास पहलू हैं, दलीलें हैं और अदालती फैसले हैं, उन्हें समझें। तो चलिए इसको थोड़ा परत दर परत देखते हैं कि हुआ क्या था। हाँ, तो शुरुआत हुई 2018 में। यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड ने 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती निकाली और इसके लिए एक परीक्षा थी, ATRA सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा। वो पास करनी जरूरी थी। लेकिन यही पहली गांठ पड़ी। परीक्षा तो हुई पर 68,500 पद थे। हाँ। और पास हुए सिर्फ 41,556 उम्मीदवार। काफी कम। बहुत कम। अब बोर्ड ने जो किया उसी से सारा विवाद खड़ा हुआ। उन्होंने क्या किया कि काउंसलिंग के पहले राउंड के लिए जो 68,500 सीटें थी, विज्ञापित सीटें, हाँ विज्ञापित सीटें, उनको घटा दिया और कर दिया 41,556। जितने लोग पास हुए थे बस उतनी। अच्छा, तो इसी फैसले से पूरी प्रक्रिया दो हिस्सों में बट गई। बिल्कुल। और यहीं से दिक्कतें शुरू हुई। पहली काउंसलिंग हुई 1-2 सितंबर 2018 को। इसमें करीब 35,420 उम्मीदवारों को बुलाया गया और उनको जिला मिला मेरिट और पसंद के हिसाब से। लेकिन इन घटाई गई 41,556 सीटों के आधार पर कई जो हाई मेरिट वाले उम्मीदवार थे, उनको भी अपना मनपसंद जिला नहीं मिला। सही। और करीब 6,136 उम्मीदवार, जिनमें शायद ज्यादातर सामान्य श्रेणी के थे, वो इस राउंड से बाहर रह गए। बिल्कुल, वो पहले राउंड में फिट नहीं हुए। फिर हुई दूसरी काउंसलिंग 3-4 सितंबर को। अच्छा। इसमें बाकी बचे 6,136 उम्मीदवारों को बुलाया गया और यहीं पर चीजें थोड़ी और उलझ गईं। कैसे? कि इन उम्मीदवारों को जो जिले दिए गए वो मूल 68,500 सीटों वाले पूल से दिए गए। वो जो पहले राउंड में 26,000 सीटें इस्तेमाल नहीं हुई थी, उनसे। हाँ, कुछ वैसा ही। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ मामलों में कम मेरिट वाले उम्मीदवारों को भी वो जिले मिल गए, वो भी पसंद वाले, जो पहले दौर में ज्यादा मेरिट वालों को नहीं मिले थे। एग्जैक्टली। यहीं से भेदभाव के आरोप लगने शुरू हो गए कि ये तो गलत हुआ। और इसमें एक और पेश था, शायद वो मेधावी आरक्षित श्रेणी MRC उम्मीदवारों का। हाँ, वो भी एक एंगल था। ये वो उम्मीदवार थे जिनके नंबर इतने ज्यादा थे कि उन्हें सामान्य श्रेणी में काउंट किया गया। राइट। लेकिन इस चक्कर में वो अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी में जो शायद बेहतर जिला मिल सकता था, उससे वंचित रह सकते थे। समझ गया। काफी कॉम्प्लिकेटेड था। बहुत। तो इन्हीं सब गड़बड़ियों और भेदभाव के आरोपों के साथ कई उम्मीदवार पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट। अमित शेखर भारद्वाज वाला केस। हाँ, अमित शेखर भारद्वाज और कई और मामले जुड़े थे। कोर्ट ने 14 सितंबर 2021 को माना कि हाँ, बोर्ड की प्रक्रिया में खामियां थीं। कोर्ट ने माना कि गलती हुई। हाँ, खासकर वो सीटों को घटाना और फिर 2 चरणों में काउंसलिंग करना, इसको कोर्ट ने त्रुटिपूर्ण माना। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या नियुक्तियां रद्द हुई? नहीं, यहीं पर कोर्ट ने एक तरह से बीच का रास्ता निकाला, क्योंकि हजारों लोग नियुक्त हो चुके थे। हाँ, वो तो है। तो उनमें बड़ी उथल पुथल ना हो, इसलिए कोर्ट ने सभी पक्षों की सहमति से एक आदेश पास किया। अच्छा, सहमति आदेश। हाँ। इसके मुख्य बिंदु क्या थे? मुख्य बात ये थी कि देखो, जो नियुक्त हो गए हैं उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। जो MRC याचिकाकर्ता थे, जिनकी याचिकाएं कोर्ट ने मानी थीं, उन्हें जिला बदलने के लिए अप्लाई करने का मौका दिया गया। बोर्ड 2 महीने में विचार करेगा। और सामान्य श्रेणी वालों के लिए? सामान्य श्रेणी के जो अपीलकर्ता थे, उन्हें 3 जिलों का ऑप्शन देने को कहा गया और बोर्ड इस पर रिक्ति उपलब्ध होने पर 2 महीने में विचार करेगा। ये रिक्ति उपलब्ध होने वाला पॉइंट अहम लगता है। बहुत अहम। और उससे भी ज्यादा अहम ये कि ये एक सहमति आदेश था, एक लिमिटेड समाधान, वो भी सहमति से। लेकिन क्या ये समाधान पूरी तरह लागू हुआ जमीन पर? यहीं पर शायद विकास विकल की भूमिका आती है। बिल्कुल, यही कहानी और आगे बढ़ती है।
इस आदेश के बाद हुआ ये कि लगभग 3000 याचिकाकर्ताओं को तो राहत मिली। उन्हें या तो अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिला या 3 ऑप्शन में से एक। तो फिर दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत ये आई कि पहली बात तो इस आदेश को लागू करवाने में ही विकास विकल और उनकी टीम को बहुत मुशक्कत करनी पड़ी। सुनने में आया है कि 1 महीने तक धरना भी देना पड़ा। अच्छा, मतलब बोर्ड आसानी से माना नहीं। लगता तो यही है। और जब पालन हुआ भी तो वो आंशिक था, मतलब पूरे तौर पर नहीं। आंशिक क्यों? कुछ लोग फिर भी छूट गए। हाँ, काफी लोग छूट गए। और वजह यह बताई गई कि परिषद के जिला आवंटन करते समय सिर्फ 68,500 में से जो सीटें बची हुई थी उन्हीं पर विचार किया। ओह, मतलब अगर किसी याचिकाकर्ता की पसंदीदा जिले में उस वक्त कोई बची हुई सीट खाली नहीं थी बिल्कुल, तो उसे नहीं मिला। बिल्कुल। जिसके जिले में सीट थी उसे मिल गया, जिसके में नहीं थी वो रह गया। तो देखा जाए तो ये फिर से अन्याय ही हुआ। हाँ, क्योंकि मुद्दा तो यही था कि ज्यादा मेरिट होने पर भी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। अगर अब भी बची सीट पर ही दे रहे हैं तो न्याय कहाँ हुआ? सही कहा। मुद्दा तो फिर वहीं खड़ा रह गया कि टॉप स्कोरर होने के बाद भी वो अपने घर या पसंदीदा जिले नहीं पहुंच सके। तो अब क्या हो रहा है? ये लड़ाई खत्म नहीं हुई? खत्म नहीं हुई है। इसी अधूरे न्याय के चलते विकास विकल और उनके साथी फिर से कोर्ट गए हैं, बचे हुए याचिकाकर्ताओं को हक दिलाने के लिए। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद मयंक रस्तोगी का केस आया। सुनने में आया कि ये केस विकास विकल टीम ने हाईकोर्ट में लगवाया था। उनकी सीधी शिकायत ये थी कि अमित शेखर वाले आदेश के बाद भी उन्हें उनके चुने हुए पसंदीदा जिले नहीं मिले, जबकि उनका कहना था कि वहां पद खाली थे। हाँ, उनका तर्क था कि उन जिलों में रिक्तियां मौजूद थीं, फिर भी उन्हें आवंटन नहीं मिला। तो इस पर हाईकोर्ट के सिंगल जज ने क्या कहा? हाँ, 19 जनवरी 2024 को सिंगल जज ने याचिका खारिज कर दी और उन्होंने रिक्ति की उपलब्धता का जो मतलब था उसे समझाया। क्या मतलब निकाला जज साहब ने? जज साहब ने कहा कि अमित शेखर आदेश के हिसाब से रिक्ति का मतलब सिर्फ उन 41,556 पास उम्मीदवारों से जुड़ी खाली सीटों से है जो 2018 की भर्ती का हिस्सा थे। अच्छा, मतलब बाद में खाली हुई सीटों से नहीं? नहीं, जज ने कहा कि वो उस सहमति आदेश का दायरा बढ़ाकर बाद में खाली हुई या किसी और भर्ती से जुड़ी सीटों तक नहीं ले जा सकते। लेकिन याचिकाकर्ताओं का तो यही एतराज था कि ये व्याख्या सही नहीं है, कि रिक्ति तो रिक्ति होती है। हाँ, उनका ये तर्क जरूर था, पर कोर्ट ने उसे नहीं माना। कोर्ट शायद पुराने मामलों में एक तरह की स्थिरता बनाए रखना चाहती थी। फिर इस फैसले के खिलाफ अपील हुई, स्पेशल अपील 3422-024 डिवीजन बेंच में। हाँ, मामला डिवीजन बेंच यानी 2 जजों की बेंच में गया, लेकिन उन्होंने भी 22 जुलाई 2024 को अपील खारिज कर दी। कारण क्या दिए? कारण उन्होंने एक पुराने केस का हवाला दिया, तिवारी मनीष का केस। उसमें भी ऐसी ही अपील खारिज हुई थी। बेंच ने कहा कि 2018 का मामला अब निपट चुका है, उसे फिर से खोलना ठीक नहीं। कि मयंक रस्तोगी के वकील ने कहा था कि उनका केस तिवारी मनीष से अलग है। हाँ, ये दलील दी गई थी। वकील ने स्पष्ट रूप से कहा भी था कि हमारा केस तिवारी मनीष से अलग है, लेकिन बेंच ने वो बात नहीं मानी और अपील खारिज कर दी। अच्छा, तो हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। जी। सीनियर वकील थे विकास सिंह जी औरन ने। कोर्ट ने शुरुआत में देरी माफ की, अपील की इजाजत भी दी। तो फिर सुनवाई हुई? इजाजत तो मिली, पर 28 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज कर दी। खारिज? कोई कारण? लिखित आदेश में तो बस इतना कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने के चुक नहीं हैं, कि भर्ती बहुत पुरानी हो गई थी 2018 की। अब कुछ करते तो बहुत ज्यादा दिक्कतें, विसंगतियां पैदा हो जाती। ये दिलचस्प है कि देरी माफ करने और अपील एडमिट करने के बावजूद उन्होंने केस सुनने से मना कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी। 2018 की भर्ती, जिला आवंटन का विवाद और फिर अदालतों के चक्कर। विकास विकल टीम और याचिकाकर्ताओं ने सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट हर दरवाजा खटखटाया। तो कुल मिलाकर कहानी ये बनी कि अदालतों ने माना कि हाँ, भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में जिला आवंटन में गड़बड़ी हुई थी। हाँ, ये तो माना। उसे अमित शेखर वाले सहमति आदेश से सुलझाने की कोशिश भी हुई। बिल्कुल। अदालतों ने रिक्ति की एक सीमित व्याख्या की और सालों पुराने मामले को दोबारा खोलने से परहेज किया। हाँ, स्थिरता को प्राथमिकता दी गई, व्यवस्था में फाइनलिटी जिसे कहते हैं। यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है ना? क्या? कि जब अदालतें खुद मानती हैं कि शुरुआत में प्रक्रिया में दिक्कतें थीं, पर फिर भी स्थिरता और मामले को अंतिम रूप देने पर ज्यादा जोर देती हैं। ये वाकई एक बहुत पेचीदा सवाल है। मतलब क्या ये सही हुआ? क्या शुरुआती गड़बड़ी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना चाहिए स्थिरता के नाम पे, या फिर हर शिकायत को मेरिट पर सुना जाना चाहिए,
चाहे कितना भी वक्त गुजर गया हो। ये सोचने वाली बात है। इस पर कोई आसान जवाब नहीं है शायद। बिल्कुल। ये दिखाता है कि न्याय व्यवस्था कैसे व्यक्तिगत राहत और सिस्टम की जरूरत के बीच रास्ता निकालने की कोशिश करती है, खासकर इतने बड़े पैमाने की भर्तियों में। कोर्ट्स ने भर्ती का पुराना होना और जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उनमें स्थिरता बनाए रखने को ज्यादा वजन दिया। लेकिन इसमें एक बात और है। इस पूरी प्रक्रिया में विकास विकल टीम के प्रयासों से लगभग 4000 याचिकाकर्ताओं में से करीब 3000 को तो अपने पसंद का या बेहतर जिला मिल गया था। ये बात बिल्कुल सही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत थी उन शिक्षकों के लिए। तो ये मामला एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है, नहीं? एक तरफ व्यक्तिगत मेरिट और हक का दावा, दूसरी तरफ सालों बाद व्यवस्था को स्थिर रखने की अदालती जरूरत। क्या ये संतुलन हमेशा सही बैठता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या एक ईमानदार लड़ाई जो सालों तक लड़ी गई वो सिर्फ इसलिए नाकाम हो जाती है क्योंकि प्रक्रिया जटिल थी और वक्त ज्यादा बीत गया? इस पर मंथन जरूरी है।